मित्रों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों, अगर आप सबको याद होगा तो 2014 में एक गठबंधन की बहुत बुरी तरह से पराजय हुई थी और वह गठबंधन कोई और नहीं था, आज का मौजूदा इंडी एलियंस था, है ना, जिसको ये यह गठबंधन अपने आप को इंडिया के नाम से प्रचारित करना चाहता है। परंतु अब सबको ही जानते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनका नाम होता था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। इन्होंने उस नाम को बदला। उसको क्यों बदला? क्योंकि उसके पीछे इतने सारे घोटाले थे। मतलब वह नाम ही यूपीए गवर्नमेंट इतना बदनाम हो चुका था कि अगर आप उन घोटालों की फेहरिस्त, एक अच्छी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, जैसे तीन चार प्रमुख नाम मैं गिना देता हूं। कॉमनवेल्थ स्कैम, फिर उसके बाद 2G जो बहुत पूरी एक तरह से जिसने सरकार को, उस यूपीए सरकार को हिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। कोलगेट, एंड देन एक घोटाला तो कुछ और है, बट जिस नाम से प्रचारित किया, जीजा जी घोटाला तो एक वह घोटाला, लाइक वाइज देयर आर सो मेनी अदर स्कैम्स जो उसके यूपीए टेन्योर में हुए। एंड एक मतलब इस हद तक स्कैम्स की वह गवर्नमेंट थी कि आम जनता त्रस्त हो गई थी। और उसी मतलब कह लीजिए कि आम जनता के समर्थन से हजारे जी का एक आंदोलन हुआ था, जिसमें मैं बहुत अच्छे से याद कर पाता हूं कि एक पूरा आम समाज अन्ना हजारे जी के सामने के साथ जाकर खड़ा हो गया था। फिर क्या सेलिब्रिटीज, फिर आमिर खान भी आपको वहां दिखते थे, फिर आपको और भी मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, उनका समर्थन। फिर उसके बाद आम व्यक्ति अपने आप को उस प्रकार से जोड़ लिया था उस आंदोलन के साथ कि सच में जिसको कहते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट को मतलब आप ऐसा कह लीजिए, कल को धराशायी करने में उस आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी, आप सबको याद होगा। परंतु उस मतलब 2014 की बात है ये। फिर जब सरकार गिर गई, बहुत बुरी तरह से, एक तरह से ऐसे कहिए धराशायी हो गई, एनडीए ने बहुत बुरी तरह से, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस विच वाज लेड बाय आदरणीय हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, जो नेतृत्व कर रहे थे उस एनडीए का, उसने यूपीए को बहुत जोर से पटकनी दी। तो अपना आत्मचिंतन किया अपना, जो उन्होंने ऐसा कह लीजिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए कमेटी बनाई कि हमारी चुनावी हार जो हुई, ठीक है, स्कैम्स और अन्ना हजारे जी का आंदोलन, ये सब तो था ही, इसके अलावा और क्या प्रमुख रीजन हो सकते हैं हमारी यूपीए सरकार को धराशायी होने की वजह। इसके लिए उन्होंने ए के एंटनी, है ना, जो उस समय रक्षा मंत्री भी होते थे यूपीए की सरकार में, और व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका बहुत आप कह लीजिए कि प्रशंसक हूं। द वे ही लेड हिज लाइफ एंड यू नो, ऐसा कहने में मेरे को गुरेज नहीं है कि ही इज द मैन नेक्स्ट डोर। आप उनके वेशभूषा, उनकी जीवन शैली एक एंटनी साहब की आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कभी यह इतने हाई प्रोफाइल, कम से कम कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेता सदैव से रहे हैं और उनका बहुत अच्छा जनाधार भी रहा है। तो साहब उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कांग्रेस के सामने, और उसमें उन्होंने बताया था कि कांग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण यह भी था कि कांग्रेस की जो छवि है वह एंटी हिंदू बन गई थी, या कह लीजिए जिसको अगर शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो हिंदू विरोधी छवि का कांग्रेस को बहुत भारी अंजाम भुगतना पड़ा था। समय बीता साहब, और कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को, आई डोंट नो, आई थिंक सो कि उन्होंने शायद है कि अब है कि डस्टबिन में फेंक दिया है, या उस रिपोर्ट को उन्होंने कोई ज्यादा भाव नहीं दिया, जो कि ए के एंटनी साहब ने बनाई थी वो रिपोर्ट, है ना।
और एके एंटनी मैं जो जानता हूं तो एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको सेंट एंटनी के नाम से संबोधित करता है। एंड द रीजन फॉर सो इज देयर एंड इट्स ए वेरी वेरी वैलिड रीजन। इतने देखिए वो केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं एक लंबे समय तक, और उसके बाद वे केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, परंतु उनके ऊपर कभी कोई करप्शन का आरोप नहीं आया। कभी भी किसी ऐसे विवाद में कभी आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। सो दैट इज द रीजन व्हेन ही इज कॉल्ड सेंट एंटनी। तो मुझे उसमें कोई मतलब आपत्ति करने जैसा कुछ कभी नजर नहीं आया। परंतु साहब जिस पार्टी के लिए उन्होंने वह रिपोर्ट तैयार की थी, और शायद है कि यह उम्मीद की थी कि कांग्रेस पार्टी इस रिपोर्ट से कुछ सीखेगी, कुछ सबक लेगी, और फर्दर आगे कम से कम ऐसे किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होगी जो कि उसकी छवि हिंदू विरोधी के रूप में पुनः स्थापित हो। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से आचरण आज आप उसका देखेंगे तो आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं, मान सकते हैं कि कांग्रेस आज भी अपनी वह हिंदू विरोधी जो छवि है उसको और सुदृढ़ करती जा रही है। एंड नाउ आई विल से इट इज इंटेंशनली दैट दे आर डूइंग सो, क्योंकि उनकी जो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स रही है, एक खास वर्ग के वे हमेशा से चहेते बनने का जो उन्होंने प्रयास किया था। बाद में देखिए रीजनल पार्टीज और फिर चलिए दो तीन कुछ एक ऐसी पार्टीज आ गई जो उस वोट बैंक के लिए एक तरह से जिन्होंने अपना एक दावा ठोक दिया, और वह वर्ग विशेष उन पार्टियों के साथ गया, है ना, किसी के साथ कम किसी के साथ ज्यादा, परंतु कांग्रेस का वह वोट बैंक बहुत बुरी तरह से छत विछत हो गया था। तो बट कांग्रेस आज भी एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि एडमेंट है कि फॉर अपीजमेंट वे अभी भी एंटनी साहब की उस रिपोर्ट से कोई भी सबक लेने को तैयार नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए आज देश में अगर आप देखेंगे तो शायद 2 या 3 स्टेट ही हैं, 3 स्टेट तो मैं याद कर पाता हूं जहां पर कांग्रेस की अपनी खुद के बल पर सरकार है। पहली तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एंड नाउ रिसेंटली तेलंगाना। तो जहां पर अगर आप देखें तो खास तौर पे अगर मैं अभी बात करना चाहूंगा कर्नाटक सरकार की। कर्नाटक सरकार साहब देखिए, जो फ्री की रेवड़ीज, जो हमारे मोदी साहब की लैंग्वेज में अगर कहें कि फ्री की रेवड़ियां इतना अनाउंस कर देते हैं कि एक बार आम मतदाता उससे प्रभावित हो जाता है। और फिर उसका मजे की बात क्या है कि यह जो प्रदेश की सरकारें होती हैं जो फ्री के इतने सारे मतलब ऑफर्स देकर आते हैं कि जब आम मतदाता उससे प्रभावित होकर उनको सत्ता में ले आता है तो फिर वह राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेके खड़ी हो जाती हैं कि साहब अब आप हमको दो तो सो दैट वी कैन फुलफिल अवर प्रोमिसेस। मतलब वादा आपने किया, वादे सारे फ्री में बांटने का, सब्सिडीज देने का आपने किया, और जिम्मेदारी उठाई केंद्र सरकार। ये आप खुद से बताइए कि हाउ मच इट इज जस्टिफाइड। अभी देखिए कुछ ही दिन पहले अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट अपनी लाइन रखी थी कि वे राज्य सरकारें जो फ्री की रबड़ियां बांटने का प्रलोभन देकर और इस प्रकार के अनर्गल वादों पर राज्य में आई हैं, सरकार बनाई हैं, वे केंद्र से ऐसी कोई उम्मीद ना करे कि उनको उन वादों के लिए सरकार कुछ केंद्र सरकार उनको अलग से कोई कोटा देगी। यह उनकी अपनी निजी जिम्मेदारी है कि वे उन प्रलोभनों को, उन फ्री रबड़ियों के प्रलोभन को कैसे और किस प्रकार से पूरा करेंगे। या तो सबसे बेहतर मैं सजेस्ट करता हूं उन पार्टियों को जहां पर भी है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, और अगर लेना पड़ जाए तो भी मैं लेता हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में, कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार कर्नाटक में, तो इन्होंने जो वादे किए हैं या तो अब वे अपने पार्टी फंड से पूरा करें, और
उसके अलावा उनके पास दूसरा विकल्प है कि भाई जो उनको केंद्र सरकार से जो बजट अलॉट होता है उसमें से वे पूरा करें। परंतु दिक्कत तो फिर आएगी ही, पार्टी का फंड से तो वे कोई भी ऐसा वादा पूरा करने से रहे, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी अन्य रीजनल पार्टी हो। तो अब वे करें तो करें क्या? फिर वही आ जाता है कि भाई केंद्र सरकार हमें पैसा दे सो दैट वी कैन फुलफिल अवर प्रोमिसेस। अब देखिए साहब, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो आपने, चलिए मैं अभी हम लोग फिर वापस से लौटते हैं ए.के. एंटनी साहब की उस रिपोर्ट पर, तो इसमें आपको फर्दर समझ में आ जाएगा कि मैं यह बात क्यों कर रहा था। अब देखिए, अभी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने, अभी आपने 2 दिन 3 दिन पहले आप सबको पता चला ही होगा कैसे उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए, है ना, कि शायद है कि वक्फ के लिए या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने कुछ 200 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए उन्होंने 100 करोड़ का कुछ पैकेज अनाउंस किया, और जो उनकी फ्री की सर्विसेज जो चल रही हैं, कि एक छोटी सी मेरे को याद आती है कि महिलाओं के लिए बस में उन्होंने सफर टोटली फ्री कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द वुमेन, है ना। क्या पता चलता है महिला की भले सैलरी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख हो, परंतु वह बस में ट्रेवल करेगी तो फ्री में ही जाएगी, जो जानकारी है। तो और मैंने कुछ वीडियोस में भी देखा कि पूरी बस भरी हुई महिलाओं से, अब वो कंडक्टर बेचारा टिकट काटे तो किसकी काटे। तो यह सब कहीं ना कहीं इट ऑल अमाउंट्स टू यू नो एडिशनल, यू कैन से बर्डन ऑन गवर्नमेंट, मैं बोलता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के ही बजट पर यह सब आता है। भाई बस का डीजल तो भराएंगे ही ना, कंडक्टर की, ड्राइवर की, उसकी सैलरी तो देनी ही है। बट जब आपने इनकम का जरिया ही बंद कर दिया तो अब वह पैसा कहां से आए? तो हम देखिए, ये मुद्दा अपने आप स्वतः आ जाएगा। तो खैर साहब, इन्होंने वही अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को जारी रखते हुए उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए एक विशेष पैकेज निकाल दिया। भाई पैसे तो चाहिए ही ना, तो पैसे अभी कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि जो हिंदू मंदिर हैं, हिंदू देवी देवताओं के जो देवालय हैं, वहां पर वे उनसे पैसे लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि औरंगजेब के टाइम पर जो गैर मुस्लिम्स होते थे उनको अपने धर्म को रिटेन करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए एक कोई जजिया या जिजिया टैक्स लिया जाता था उनसे। तो कुछ एक ऐसी ही चीज मुझे कर्नाटक में नजर आ रही है कि जिसमें जिन मंदिरों का कलेक्शन सालाना अगर 10 करोड़ के ऊपर है, दान जो हिंदुओं में, देखिए मैंने जानता हूं, मैं स्वयं सनातनी हूं, प्राउड सनातनी हूं, कि हम लोग दान करते हैं मंदिर में। तो जिन मंदिरों में जिसका कलेक्शन 10 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर होगा, उनसे वह 10% टैक्स वसूलेंगे, और जिनका 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है उसमें से 5% टैक्स वे कलेक्ट करेंगे। सो टेल मी वेदर इट इज जस्टिफाइड कि आप सनातनियों से लेकर आप दूसरे धर्मावलंबियों पर वह पैसा खर्च करेंगे? क्या वे जो गैर सनातनी हैं, दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट दैट दे कैन डू देयर वॉट एवर देयर एक्टिविटीज आर ऑन देयर ओन? पहली बात ये आ जाती है। फिर हर बार जो कांग्रेस का यह हिंदू विरोधी चेहरा और सुदृढ़ हो जाता है, वह और कोई कारण नहीं है, कांग्रेस की ऐसी ही नीतियों की वजह से है। अभी हाल में अगर आपने देखा होगा, 22 जनवरी को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, सोनिया गांधी जी, अधीर रंजन चौधरी जी को, सबको सप्रेम सा आदर उनको आमंत्रित किया गया था। परंतु कांग्रेस ने क्या किया? बॉयकॉट किया। क्यों बॉयकॉट किया? इट इज बिकॉज ओनली एंड ओनली इट्स कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिसी, कि उनको पता है कि कहीं ऐसा ना हो, या वे उनको मतलब एक डर है
कि अगर वे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में वे वहां पर जाएंगे तो उनका एक जो खास प्रेम है, विशेष प्रेम है एक खास वर्ग से, वह उनसे रुष्ट हो सकता है। तो मुझे एंटनी साहब की बात आज इसलिए और ज्यादा रेलेवेंट नजर आ रही है। फिर राहुल गांधी का जय श्री राम से जिस प्रकार का दुराव है, आप उनके अभी जो उनकी भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, आप उसमें देखिए ना, आपको 2-3 फुटेजेस मिल जाएंगे, 2-3 क्या पता नहीं कितने होंगे, बट 2-3 जो मैंने देखे हैं कि आप हिंदुओं के पास काम क्या है, जय श्री राम करते रहते हो, देखना एक दिन भूखे मरोगे और सबका नंबर आएगा। फिर और भी लाइकवाइज बहुत सारे उनके ऐसे आपको जय श्री राम को लेकर जो एलर्जी है, मतलब आई डोंट नो व्हाट दैट फेलो हैज, मतलब कुछ है भी कि नहीं है, अब भगवान ही जाने। फिर उनको वही कि जाति 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 बताओ, जाति बताओ। अरे सबसे पहले तो वे अपने स्वयं की जाति बताएं कि वे किस जाति को बिलोंग करते हैं, उनकी मम्मी किस जात की हैं, पापा किस जात की हैं, बहन किस जात की है, जीजा जी किस जात के हैं, फिर दूसरों से पूछें ना। और देखिए कांग्रेस, और हाँ जी, इसमें टू फर्दर यू कैन ऐड सम मोर फेदर्स इन कांग्रेस हैट फॉर बीइंग एंटी हिंदू, यू नो, उनका जो इम्प्रेशन है, कैसे उन्होंने राम मंदिर के विरोध में उनकी ही पार्टी के, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज सम 10+ और मोर देन दैट, अप्रॉक्स 20 भी हो सकते हैं, जो वकील उन्होंने खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने तो और आगे बढ़ के ये सनातनी के जन्म के मानस से कभी हट ही नहीं सकता, कैसे उन्होंने भगवान श्री राम को एक काल्पनिक चरित्र बता दिया था, बकायदे इसका एफिडेविट उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया था। उसके बाद राम सेतु को तोड़ने के लिए भी उन्होंने कदम बढ़ा लिए थे। तो यह सब जो है आज देखिए मैं बार बार सेंट एंटनी को याद कर रहा हूं, उनकी ही रिपोर्ट को कांग्रेस ने शायद है कि, मैं तो अब शायद तो शब्द मुझे नहीं यूज करना चाहिए, 101% उन्होंने कांग्रेस ने एंटनी साहब की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया है। वे इतिहास से कोई भी सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं और आज भी वे अपनी उसी हिंदू विरोधी छवि को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि एक पार्टिकुलर वर्ग कह लीजिए कि उनके ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिल सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब देखिए, अब इसको आप जैसा भी लेना चाहें, परंतु आप यह मान लीजिए कि यह जो कर्नाटक सरकार का कदम है, अब देखिए ऑलमोस्ट 60 डेज ही रह गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और इसको लेकर भाजपा एनडीए बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कैंपेन चलाएंगे। फिर मेरे को सबसे जो तकलीफ होती है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद इन सब ने सिर्फ वही पकड़ना है कि ईवीएम का ही रोना रोना है। ईवीएम हैक तो सर आप लोग ही करवा देते हैं, ये कांग्रेस और इंडी एलियंस के घटक पहले से ही करा रहे हैं। आप खासतौर पे एक बहुत बड़े वर्ग को जिस प्रकार से नजरअंदाज करते हो, नजरअंदाज करो तो भी समझ में आता है, परंतु जिस प्रकार से आप उनके विरोध में कदम उठाते हो तो ईवीएम तो साहब पहले से ही हैक हो जाती हैं। यह बात कांग्रेस और उसके जो घटक दल है शायद है या तो समझते नहीं, या समझते हुए भी उसको समझना नहीं चाहते। खैर साहब, अब जैसे भी आप कह लीजिए कि बाकी कांग्रेस, अब उनके जो अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं, टू से आई विल से बाकी तो जो मुख्य अध्यक्ष हैं, अब वे खुद ही इस प्रकार से अपना आपा खो चुके हैं। आप सबने वह वीडियो देखी होगी जिसमें वो एक पत्रकार शिव कुमार यादव जी को जिस तरह से, मतलब उन्होंने भड़के थे उसके ऊपर, एक पल के लिए वे भूल गए कि शायद है कि वह ओबीसी में से ही वो पत्रकार आता है, और उसकी जिस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, तो उन जो राहुल गांधी बोलते हैं और जो वे
एक्चुअली पब्लिक को दिखा देते हैं, उसमें पब्लिक को उनकी कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट नजर आ जाता है। खैर साहब, अब इट्स द चॉइस ऑफ कांग्रेस that they wanna continue with their image of anti-Hindu, then they will have to pay a price for that. And it's not more than 60 to 75 days that will be, that they will be, you know, once again making hue and cry for EVMs, and that they were tampered, that they were hacked and so on. चलिए साहब, इनसे आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए तो एक और भी बड़ी चौंकाने वाली खबर आई अभी संदेश खाली में, जो कुछ चल रहा है। तो अब देखिए, एक मैं आयोग की चर्चा मैंने पहले भी की थी कि एक आयोग की आज मुझे पता चला कि वह अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य थी, जिन्होंने शायद कि फर्स्ट टाइम जो मुझे वहां पे दिखे थे दौरा करते, तो वे महिलाएं ही थी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की पदाधिकारी थी, जिन्होंने इस मसले को लेकर अपनी मतलब संवेदना व्यक्त की थी और सरकार से आग्रह किया था कि जो भी कड़े से कड़े कदम, जो कल्प्रिट हैं, जिसका नाम शेख शाहनवाज या शाहजहां ऐसे कुछ नाम है उस कल्प्रिट का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। अब खैर ममता बनर्जी जी वे अपने वोट बैंक से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, फिर वे चाहे उसके लिए उनको कोई भी कदम उठाना पड़े, टू एनी एक्सटेंट शी कैन गो फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक। इसी को और थोड़ा सा मतलब हल्दो शायद आप सबको भी पता चल गया होगा कि इसके लिए तो वे इस हद तक चली गई कि उन्होंने जो हमारी पहचान होती है आधार पत्र, जो जनरली इट्स वेरी कॉमन, शायद है क्या विल से 90% ऑफ भारतीयों के पास आधार कार्ड सबके पास होगा। तो जो केंद्र सरकार ने कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई थी, जिसमें विसंगतियां पाई थी, तो पश्चिम बंगाल के बहुत से आधार कार्डों को निरस्त कर दिया गया था। तो उसके जवाब में अब देखिए, वे जो जिनमें यह विसंगतियां पाई गई थी, वे सब हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी जी के एक खास वोट बैंक है जो उनके निरस्त हुए थे। तो उनको वापस से एक तरह से रिवैलिडेट करने के लिए ममता बनर्जी अपना, मतलब मैंने जो पढ़ा तो आई वॉज फॉर फ्यू मोमेंट्स ऐसा कह लीजिए कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री, इन दिस ग्रेट नेशन, कि वे एक पैरेलल आधार कार्ड लेकर आएंगी, दैट विल बी आधार कार्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट या ऐसे कुछ करके, मतलब एक तरह से केंद्र सरकार जो आधार कार्ड जारी करती है उसी के पैरेलल वे अपने स्टेट मतलब पश्चिम बंगाल में एक आधार कार्ड जारी करने जा रही हैं फॉर दोस्त जिनका नाम या जिनका आधार कार्ड विसंगतियों के चलते निरस्त हो गया था। तो साहब अब आप समझ लीजिए कि यहाँ भारत में वोट बैंक के लिए हिंदू सेकुलर नेता है ना, सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स, वे दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब आई थिंक अब देखिए, मोदी साहब 7 मार्च को संदेश खाली के पास में ही कहीं शायद बशीरहाट में ही जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तब शायद वह यह मुद्दा उठाएं। And I think Home Ministry should take cognizance of all this, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की जैसे प्रयास होते हैं, तो इस पर शायद है कि हमारी केंद्र सरकार जरूर कुछ न कुछ उचित कदम अवश्य लेगी। अच्छा साहब, एक थोड़ा सा अब बात कर ले हम उत्तर प्रदेश की। तो आज मैं ट्विटर पर देख रहा था, दैट्स नाउ एक्स, अर्लियर इट वाज ट्विटर, कि अखिलेश और राहुल जी की जो जुगलबंदी हुई है, और कुछ याद दिलाता है एक विधानसभा चुनाव का, शायद है कि वह 2012 में था या 17 में था, जब 2 लड़के निकले थे उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने,
पता चला कि फिर उन लड़कों की दिशा तो नहीं बदली, पर हाँ उनकी दिशाएं अलग अलग अवश्य हो गई, और दशा भी और दशा तो खैर ऑलमोस्ट एक ही हुई। अब ये पुनः एक बार साथ में आए हैं, और इनको ऐसा नाउ दे आर, मैं देख रहा था जो कुछ एक उनके प्रो कांग्रेस समर्थक हैं, होना भी चाहिए भाई कि जो जिस पार्टी को समर्थन देता है तो उसके फेवर में बोलता ही बोलता है, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक हों या कांग्रेस के समर्थक हों। उन्होंने तो ऑलमोस्ट ये जान गए हैं वे कि 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश से आती हैं उनमें 60 में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का पहले से कब्जा हो गया है। मतलब जो 17 सीटें कांग्रेस की हैं, 63 अखिलेश यादव की हैं, तो उनमें से एटलीस्ट यूज कर रहे हैं कि 60 सीटें तो हमको मिल गई हैं। अब बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बस एक ही मेरा प्रश्न है कि भाई चलो एनडीए को, भाजपा को आप साइड में कर दो, परंतु इसमें दो अन्य आपके जैसे ही वे भी सेकुलर हैं। एक है मायावती, बसपा सुप्रीमो, और दूसरे हैं एक में वो स्वयंभू मुस्लिम मतदाताओं के एक स्वयंभू लीडर असदुद्दीन ओवैसी। तो साहब फिर इन दोनों के लिए भी तो कुछ एक दो सीटें छोड़ो ना, कि सब आपस में ही आप लोग बांट लोगे कि 60 सीटें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और बाकी 20 में एनडीए का पूरा कुनबा। कुछ सीटें तो इनको बसपा और असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए भी रखना चाहिए। अब देखते हैं, अब ये लोग अगर कुछ तैयार हो जाए मायावती जी को कुछ सीटें देने के लिए, असदुद्दीन जी को कुछ सीटें देने के लिए, इट विल बी वेरी बहुत एक दिलचस्प बात रहेगी। और मैं जानना अवश्य चाहूंगा समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस के उन समर्थकों से भी कि भाई कुछ मायावती जी को भी एक दो सीट दे रहे हो या सब अपने लिए ही रख लिया आपने। चलिए साहब, अच्छा इस बीच में साहब और एक जो दिल्ली के स्वयंभू मालिक हैं केजरीवाल जी, उनको ईडी ने 7वां नोटिस पकड़ा दिया है। और जिस प्रकार से, एक बात मैं कहूं, मैं केजरीवाल जी को अवश्य मैं उनकी तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी हाल में 3 या 4 दिन पहले जिस प्रकार से कोर्ट ने उनको समन किया था और उनकी हाजिरी के लिए, पेशी के लिए उनको ऑलमोस्ट मैं ऐसा कहूंगा कि बाध्य कर दिया था, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से तोड़ निकाला था, वह बजट का सत्र बुलाकर, विश्वास मत लाकर, लाइक दिस, तो शायद है कि उनको, हेमंत सोरेन जी को शायद है कि कुछ अरविंद केजरीवाल जी से कुछ एक टिप्स तो लेनी चाहिए थी। चलिए, इस टाइम तो ही वॉज एबल टू इवेट दैट समन, बट अब 26 फरवरी को फिर से उनको तलब किया गया है। तो उनकी एक मंत्री भी हैं वे, आतिशी मारलेना, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बता दिया, मतलब मैं तो उसको यही कहूंगा कि बता दिया कि देखिएगा अभी हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा और 4 से 5 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखिए, अब वे तो जिस प्रकार से बोली तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद है कि इनको इन्फॉर्मेशन है, उनको जानकारी है कि अगले 3 से 4 दिनों में केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वैसे भी मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि खासतौर पे केजरीवाल जी के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। कैसे उन्होंने चैलेंज किया था, बात कही थी मनीष सिसोदिया जी के लिए कि देख लीजिएगा मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, और वो उन्होंने गिरफ्तार सच में हो गए। संजय सिंह जी के विषय में भी ऐसा कुछ कहा था, वे भी हो गए। अब वे अपने लिए, स्वयं के लिए बोल रहे हैं तो फिर आई डोंट नो मैं अब क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। परंतु एक बात जरूर है कि इंडिया अलियंस के लिए एक शुभ संकेत आया कि भाई आम आदमी पार्टी जो पहले यह कह रही थी कि दिल्ली की 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें हम कोई शेयरिंग नहीं करेंगे, तो आज उनके तेवर कुछ नर्म हुए और उन्होंने जो बात कही कि भाई ठीक है 4 सीटों पर हम लड़ेंगे, 3 पर कांग्रेस लड़े, तो यह एक मुझे कंप्रोमाइज ज्यादा नजर आया।
rather than उनकी अपनी फिर अब आइडियोलॉजी वगैरह तो क्या है, सब ठीक है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा, 26 तारीख की सबको याद रहेगी और सनद रहेगी कि 26 तारीख को वेदर दिस टाइम कांग्रेस केजरीवाल जी will some or the other way will be able to evade this summon, और इस बार उनकी पेशी होना ही है। चलिए साहब, अब आज के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, मैं पुनः एक बार कांग्रेस को खास तौर पर AK एंटनी साहब की, जो उनके बड़े कद्दावर नेता होते थे, जो उनके अग्रिम पंक्ति के नेता होते थे, उनकी वह रिपोर्ट के लिए अवश्य याद दिलाऊंगा कैसे उन्होंने, आई विल रादर नॉट AK एंटनी, आई विल से सेंट एंटनी ने आपको जो रिपोर्ट सबमिट की थी, प्लीज गो वंस अगेन गो थ्रू दैट रिपोर्ट, और इसके बाद ही फिर फैसला आप ही को करना है। तो सभी मित्रों को मेरी जय जय सिया राम, और कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।